दोस्तों नमस्कार। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जब भी कर रहे होते हैं तो आपके सामने कई सारे प्रश्न होते हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और उसकी अगर आप गलती करते हो यानी इस प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व नहीं करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार ये आपकी असफलता का भी कारण बनता है। तो हम ध्यान रखेंगे इस वीडियो में कि क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि आपका ये जो प्रश्न है वो सही तरीके से सॉल्व हो पाए और आपके सामने आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनमें कुछ क्लियरिटी आ पाए। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपको कई सारे इनपुट्स रखने पड़ते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जो रिसोर्स है यानी आपकी जो बुक्स हैं वो क्या सही तरीके से आपने सिलेक्शन किया है कि नहीं किया है। क्योंकि कंटेंट आपका फिक्स अगर है, आपको पता है कि यूपीएससी के वेबसाइट में सारा सिलेबस सही तरीके से दिया गया है, आपके पास पीवाईक्यूज होते हैं जिनके आधार पर आप काफ़ी कुछ जान रहे होते हो। लेकिन उस जर्नी में जो कि इस सारी चीज़ों को कवर करने वाली होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो आपका रिसोर्सेज या आपकी बुक्स होते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अच्छी तरीके से बुक्स का अगर चयन सही करते हैं तो कौन कौन से आपके पॉइंट्स वहाँ पर अच्छे से कवर हो सकते हैं, कौन सी बातें आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी अच्छी दिशा में जा सकती है। तो हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा। हम आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर सही बुक्स हैं तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, जो यूपीएससी की जर्नी में एक बड़ा रोल अदा करता है। हम सबको पता है कि टाइम का कितना बड़ा खेल है इस यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन में। तो अगर आपके पास एक अच्छा सिलेक्शन है तो आप टाइम बचा सकते हैं। टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कई बार आपको उससे भी बहुत हेल्प मिलती है अगर राइट बुक्स आपने अपने सामने रखी हैं। और साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट को अगर आप सही से करते हो तो एक स्किल जो रिक्वायरमेंट होती है अगर उसकी दिशा सही होगी तो आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में उसका जरूर बेनिफिट होने वाला है। इसको थोड़ा डिटेल तरीके में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है सिलेबस कवर। देखो अगर आपने यूपीएससी की वेबसाइट में देखा होगा तो पूरा सिलेबस सही तरीके से लिखा है, लेकिन वो सिलेबस जब माइक्रो लेवल पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको और डीप जाना पड़ेगा यानी डिटेल में जाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए, जैसे मैंने एक लक्ष्मीकांत बुक यहाँ पे दिखाई रखा है आपको, है ना, तो राइट बुक अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो जितने भी नेसेसरी टॉपिक्स हैं ना उनको बहुत ही कंप्रहेंसिवली यानी बहुत ही सही तरीके से वहाँ पर कवर किया गया होगा। यानी माइक्रो लेवल के भी सिलेबस को कवर किया गया होगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा, आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ रहे होगे जिससे आपका टाइम खराब होता है और इररिलेवेंट या आउटडेटेड टॉपिक नहीं पढ़ रहे होगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने शंकर आईएएस की बुक नहीं पढ़ी थी, उसके अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ी थी, नाम नहीं लूँगा। उससे क्या हुआ था, मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ था। बाद में मुझे शंकर आईएएस जब पढ़ा मैंने तो मेरे को लगा कि इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छी बुक है वो। ठीक है, तो एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि आप कई बार एक बल्कि बुक पढ़ रहे हो बट वो आपके एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंसी रखती है, ये एक राइट बुक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, बुक्स आर ऑफन स्ट्रक्चर टू अलाइन विद द एग्जाम पैटर्न मेकिंग इट इजियर फॉर फोकस ऑन रिलेवेंट कंटेंट फॉर द प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एंड मेंस फॉर द डिस्क्रिप्टिव। देखो अगर आप सही से कंटेंट पढ़ रहे होगे तो उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस हो सकती है हो, या जो भी उसमें थ्योरी पार्ट होगा ना वो इस तरह से बनाया ही गया होगा कि आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है, प्रीलिम्स में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और मेंस में कैसा आता है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आती है, तो दोनों तरह की बातें वहाँ पर वो उसको आपको हेल्प करती हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बुक है या हमारी जो बुक्स को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनमें इन दो बातों का ध्यान वहाँ पर दिया गया हो। आगे हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड द फाउंडेशन, जैसे एनसीईआरटी बुक्स होती हैं। अब सबको पता है कि एनसीईआरटी बुक्स आपके जो कई सारे सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी की बात करें हम तो आपकी एनसीईआरटी बहुत ही कुछ हेल्प करती है आपके पूरे सिलेबस की। अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो आपकी हिस्ट्री को कवर करता है। 11th क्लास के एनसीईआरटी की अगर बात करें तो पॉलिटी का एक काफ़ी पोर्सन जो कि लक्ष्मीकांत में शायद नहीं भी दिया है बट उसमें अच्छे से कवर किया गया है, थोड़ा सा पार्ट है ऐसा। तो ये भी आपको बहुत बार ऐसे फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी वो भी बहुत अच्छे। तो उसका फायदा क्या मिलता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है, क्योंकि यूपीएससी आपको एनालिटिकली एमसीक्यू आपसे पूछता है और आपका फाउंडेशन अच्छा होता है जिससे आपकी समझ बेहतर होती है। तो आपके पास अगर इस तरह से नॉलेज है कि भाई किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, देन आप रेफरेंस बुक को अगर पता है आपको कि ये रेफरेंस बुक इसके लिए है तो आपके एग्जाम को एक सही डायरेक्शन लेके जाती है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ ही साथ जब आप अपने उस नॉलेज को अप्लाई करते हो अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस में और आप सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में, तो भी आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलती है और उससे आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो आप बेसिक बुक से जाइए, देन एडवांस बुक्स जो होती हैं उन पे आप जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे मैंने बोला कि 11th एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए और दिन आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए तो आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। आपका जो पेपर है यूपीएससी का प्रीलिम्स को देखोगे, साथ ही साथ मेंस प्लस करंट अफेयर का रोल तो आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप तो करते ही रहते हो अपडेट, तो वहाँ पर वो हेल्पफुल आपको करेगा ही करेगा। ठीक है, रिलेवेंस टू द एग्जाम होना चाहिए। मैंने बताया ना कि बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए
इंपॉर्टेंट है। यानी यूपीएससी के लिए जैसे मैंने बोला 11th 12th एनसीईआरटी, तो वो आपके जो सिलेबस को आप देखोगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो कवर कर रही होती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी काफ़ी मैच करता है, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम आप कर रहे होगे तो उसका सिलेबस भी कवर करता है। तो इससे आपको क्या होगा, समय भी बचेगा और आपको इस बात को कॉन्फिडेंस होगा कि आप राइट बुक्स पढ़ रहे हो। बस आपको उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे अपने आप को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि रिलेवेंट और ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इस तरह की बुक्स से कवर होने चाहिए। तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पीवाईक्यूज को कर रहे होगे। अदरवाइज फिर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे होगे, बल्कि बुक को पढ़ रहे होगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। क्लियर। साथ ही साथ जब आपने अपना रिसोर्स क्लियर कर लिया है, आपने उन बुक्स को पढ़ लिया है, आपने उनके क्रिप्स नोट्स बना लिए, तो बस आपको सिर्फ दो काम करने हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करिए और उसी को रिवीजन में रखिए। यानी आपको एक साइकिल फॉलो करनी है कि राइट रिसोर्सेज यानी राइट कंटेंट आपको रखना है या बुक्स रखनी है, उनको एक साइकिल के थ्रू आप बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस और रिवीजन के बाद फिर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, इस साइकिल को बार बार आपको बताने रहना है। यानी इसी साइकिल को फॉलो करते रहना है और करंट अफेयर को इसमें इन्वॉल्व करते रहना है, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम बड़े आसानी से हेल्पफुल तरीके से क्वालिफाई हो सकता है। देखो, सिर्फ राइट रिसोर्स से मैं कहूँ कि एग्ज़ाम निकल जाता है, ये बात बेईमानी होगी। हाँ, लेकिन ये जरूरी है, अगर आप एग्ज़ाम में इस कम से कम चीज़ कंडीशन को फुलफिल करते हो तो कम से कम आपने एक सही पैरामीटर को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है कि आपका रिसोर्स एकदम फिक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स जो रिक्वायर्ड हैं बस वही आप पढ़ रहे हो, आपके अपने नोट्स बने हुए हैं, आप रिवीजन कर रहे हो और उसको प्रैक्टिस में रख रहे हो। तो आपको कम से कम इस पॉइंट पे कोई चैलेंज नहीं आने वाला है कि आपने अपना समय खराब किया है इररिलेवेंट बुक में या आउटडेटेड टॉपिक में या कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जो आपके एग्जाम को हेल्प ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है, आपकी इनपुट कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है इस एग्जाम में, तो टाइम भी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, साथ ही साथ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो राइट कंटेंट और टाइम अगर आपने बचाया है तो आप प्रैक्टिस में और रिवीजन में यूज करोगे, जिससे कि आपकी ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाएगी, आपकी तैयारी की इफिशियंसी बढ़ पाएगी, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये मेरा एक पहला आप लोगों के लिए कह सकते हो एक सबक है कि टाइम और आपका एफर्ट सही दिशा में हो, टाइम बचे, इसके लिए राइट रिसोर्सेज को चूज करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, कौन सी बुक्स हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, कितनी बुक्स सिर्फ सेलेक्ट करनी चाहिए, वो एक अलग वीडियो पे हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेप 2 में हम आपके साथ हेल्प करेंगे कि आपको अपनी जर्नी में मात्र इन्हीं किताबों पे फोकस करना चाहिए। इसके बाहर अगर कुछ आता भी है तो वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं आपको सब कुछ आता हो। मेरा मतलब ये है कि 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर अगर आप ला पा रहे हो, बुक्स आपकी पता है, आपको रिसोर्सेज फिक्स है, तो बाकी प्रीलिम्स में 100 नंबर एक्स्ट्रा आ भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। वो आप प्रैक्टिस में आप रखिए। करंट अफेयर आप उसको आंसर राइटिंग पे दीजिए, उस समय को आप उसको रिवीजन पे दीजिए, आप उसके फ्लो चार्ट पे दीजिए, जिससे कि आपकी मेंस की बेहतर तैयारी हो सके। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा हो सके। तो आपको टाइम और जो आपका एफर्ट है वो तो लिमिटेड है, उसको कैसे आप बेहतर तरीके से यानी ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हैं और अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकल वे में, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा हमारी इस वीडियो से। और इसमें जैसे एक लास्ट में जाते समय बता देते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि ये कहीं ना कहीं आपको जब राइट बुक्स पढ़ोगे, जैसे मान लो आप जीसी लियोंग पढ़ रहे हो, तो आप एक तरीका सीखोगे कि ज्योग्राफिकल टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं। और जब यूपीएससी के पेपर्स देखोगे तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी मिलेंगे क्वेश्चंस में कि जीसी लियोंग से आपके क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। तो आपने क्या किया, उस तरीके का एक थिंकिंग क्रिएट किया है जो एग्जाम की डिमांड है। और यूपीएससी में क्या होता है, वो थोड़ा सा एनालिटिकल चीज़ों को जानते हैं, फैक्चुअल कम हो जाते हैं। तो ये आप काफ़ी हेल्पफुल होता है। कई बार ऐसा होगा कि रियल वर्ल्ड चैलेंज में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे इथिक्स में आप देखोगे, अगर आपने सही रिसोर्सेज या सही जगह से कंटेंट पढ़ा है तो जो वहाँ पर आपको केस स्टडीज होंगे उसमें रियल टाइम के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उससे भी आपको बहुत ही क्लियरिटी आती है और आप धीरे धीरे अपने अंदर उस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर लेते हो। तो ये सारी बातें आपको राइट रिसोर्स से ही हो पाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ठीक है लेकिन कंटेंट ही सही नहीं है तो भी आपकी लड़ाई कमजोर रहेगी। ठीक है, तो चलिए बस आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो पे हम जरूर आपके साथ दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके सामने यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए और वो चैलेंजेस बन सकते हैं अगर आपने उसको शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। हम ट्राई करेंगे कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे पाएँ, जिससे आपकी जर्नी जो है वो पूरी तरीके से कम एक सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ पाए। बाकी तो सब आपकी प्रैक्टिस पे और आपके डेडिकेशन और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे अगली वीडियो पर जरूर किसी नए टॉपिक पे बात करने वाले। धन्यवाद।